मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी एसडीएम डेरा पर। जब वहाँ पहुंचा तो मैंने पाया कि ना बिजली थी ना पानी था। अरे बाप रे। नहाने का पानी भी कुएं से आता था और शाम को लालटेन जलती थी जिसकी रोशनी में आप अपना काम करिए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 23 महीने में बन के तैयार हो जाना, इतना बड़ा एक्सप्रेस वे। जैसे कि लखनऊ मेट्रो भी 2 साल के अंदर अंदर शुरू से लेके आखिर तक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। इतनी तेजी से कोई भी मेट्रो का प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ जितना लखनऊ में हुआ। जो हम लोगों ने डायल 100 का जो सिस्टम लागू किया, जिसको अब 112 कहते हैं, वो भी लार्जेस्ट पुलिस सर्विलेंस सिस्टम एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि इतनी बड़े सिस्टम कहीं नहीं है। मुझे अगर और टाइम मिल जाता तो जो 2 क्षेत्र में जो और काम करना मैं चाहता था वो थे शिक्षा और स्वास्थ्य। वो मैं और काम कर सकता था और करना चाहता था। जब ऐसे में आप बातें करते हैं और फिर हम स्कूल मर्जर की बात करते हैं, तो इससे तो फिर सरकार की विफलता माना जाए। मुझे अभी भी याद है कि उस 3 साल में जब मेरा पीरियड था सेक्रेटरी एजुकेशन का, जो करीब 20,000 स्कूल हम लोगों ने नए बनाए, इसलिए कि लोगों को अपने द्वार पे स्कूल मिले, घर पे स्कूल मिले, तब बच्चे जाएंगे। ये तो गरीब तबके का बच्चा नहीं जाएगा, ये लड़कियां दूर नहीं जाएंगी। तो अभी मुझे आश्चर्यचकित हूं मैं कि ये स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं। आपके वक्त में एक दरोगा भर्ती हुई थी, ये तो हम लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हम लोगों ने बड़े मात्रा में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल चुने थे, और मुझे अभी भी याद है कि सारी मीडिया ने भी तारीफ की थी, सारी जनता ने तारीफ की थी। यही नहीं, ये हुआ सिलेक्शन या लेखपालों का भी सिलेक्शन हुआ। लोगों ने हमको यहाँ तक बताया कि साहब हमने तो इम्तिहान देके कभी सोचा भी नहीं था, हमारे घर में नियुक्ति पत्र आ गया। आप जिस भर्ती का बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उस भर्ती में भी यादवों की भर्ती को लेकर नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे टाइम की जो हुई आप उसको चेक करा लीजिए, कहीं नहीं, किसी ना यादव की ना किसी की नहीं, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ है हमारे टाइम पे जो हुआ। इकरा वाला जो मामला हुआ, इसको आप कैसे? ये तो अच्छी बात नहीं। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए, चाहे वो किसी पार्टी का, लेकिन किसी भी अधिकारी को उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। आप राज्यसभा के चुनाव में भी इन्वॉल्व हो गए, बड़ा उसका विवाद भी रहा। वो एक अनुभव था यही कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, क्रॉस वोटिंग हुई, वो थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। क्रॉस वोटिंग में कहूँ, क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए थी। बहुत अच्छा नहीं लगा जब हुआ, लेकिन अब ज्यादा दिन तक लेके मैं उसको बैठा भी नहीं रहा। आगे बढ़ के अपन जो और काम करना है जीवन में वो मैं कर रहा हूँ। राज्यसभा जाना है, ये किसने कहा था? अखिलेश जी ने कहा था। उन्होंने कहा, अखिलेश जी ने चाहा था। 38 साल में बहुत से लोग मैंने देखे मुख्यमंत्री के उसमें, तो अखिलेश यादव जी में मैंने जरूर पाया कि जैसा विजन उनका है, वो यंग लीडर है। उनका एक कहावत मुझे अभी याद आती थी, वो हमेशा कहते थे, चीफ साहब कि सरकारी थकाहारी प्रोजेक्ट ना बनाइएगा, मुझे वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट चाहिए। तभी आप देखिए क्या पुलिस मुख्यालय बना हो, कैसे बना है, अब हाईकोर्ट देखिए कैसा बना है, ये सब वर्ल्ड क्लास। उनका ही कहना था, कोई भी प्रोजेक्ट बने, इकाना स्टेडियम बना, देखिए कैसा बना है, एवरीथिंग ही यूज्ड टू से कि थकी हारी सरकारी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी वर्ल्ड क्लास। मुलायम सिंह का कोई एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में? कभी उनसे मुलाकात हुई हो और कोई बात हुई हो? नहीं, वो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, बड़ा विशाल व्यक्तित्व था उनका। सबसे ज्यादा उनकी अगर एक चीज थी, आत्मीयता, अपनापन। हर एक को अपनापन उनका महसूस होता था। तो मैं वो देखता हूँ, अभी सैयारा देखी। नौकरशाही के रंग, सियासत की राह, सच्चाई की मशाल लिए चलते रहे आलोक बिना था। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं द अनकट पॉडकास्ट। हमारे साथ आज पॉडकास्ट में आपको जो शख्सियत नजर आ रही हैं, मैं इतना बड़ा नहीं कि मैं उनका संबोधन कर सकूं, उनके बारे में बता सकूं। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे। उनकी नौकरशाही में उत्तर प्रदेश में आगरा एक्सप्रेसवे और मेट्रो जैसे शानदार प्रोजेक्ट बने। उनकी जो किताब थी, उस किताब से बहुत सारी चीजें लोगों को सीखने को मिली। हमारे साथ हैं आलोक रंजन सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, अपना समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शुरुआत पॉडकास्ट की उसी आसान से सवाल से, कैसे आलोक रंजन आईएएस आलोक रंजन बने और कैसे चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी तक पहुंचे? क्या सफर रहा, पहले हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। नहीं, बिल्कुल बताएंगे। और ये कहना चाहूंगा कि आईएएस में आने के बाद, जैसा आपने कहा, मुख्य सचिव की कुर्सी, अल्टीमेटली एम तो आदमी का यही होता है आईएएस में आने का कि भाई शीर्षस्थ पद पे पहुंचे। और जो शीर्षस्थ पद होता है, या तो भारत सरकार में सेक्रेटरी का पद होता है, या प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी। और वो भी उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है, जिसमें 24 करोड़ की आबादी है, उसका चीफ सेक्रेटरी होना बड़ा महत्व रखता है। और बड़े लोगों के जो भी आते हैं आईएएस में और जो यूपी काडर में आते हैं, उनकी ये अभिलाषा होती है, हमारी भी थी, और ईश्वरी कृपा से पूरी हुई। और 2.25 साल करीब चीफ सेक्रेटरी के रूप में उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। तो ये एक रहा। बाकी कैसे आने का सफर रहा, कैसे आए, तो जैसे वो जानते हैं, एक गवर्नमेंट सर्विस सीख के परिवार के थे हम। फादर हमारे फॉरेस्ट सर्विस में थे, तो बचपन से ही गवर्नमेंट सर्विस की तरफ रुझान
जी। हमारे घर में था, वही बातें होती थी, वही चर्चाएं होती थी, और ये बात भी थी कि गवर्नमेंट सर्विस में आइए सबसे उच्चतम सेवा है, सबसे अधिक मौका मिलता है, अधिकार मिलते हैं काम करने के आईएएस में। तो एक तरीके से एक वातावरण घर में बना हुआ था। तो बचपन से जब पढ़ाई लिखाई करी तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि आगे चल के आईएएस की परीक्षा देंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि सफल होकर आईएएस अधिकारी बने। ला मार्टिनियर सेंट जोसेफ्स देहरादून से पहले मैंने करी अपनी शिक्षा। उसके बाद क्लास 9 के बाद क्लास 10 में मैं ला मार्टिनियर लखनऊ आ गया, यहाँ से आईएससी किया, और आईएससी करने के बाद यहीं से मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया, और बीए इकोनॉमिक्स कंप्लीट करते करते ही वहाँ उस समय एकदम से बड़ा माहौल बना हुआ था एमबीए का, आईआईएम का, और आईआईएम में सभी लोग आईआईएम की परीक्षा दे रहे थे, जो कैट होती है उसकी। आईआईएम अहमदाबाद के लिए मैं परीक्षा दी और फॉर्चुनेटली हम सेलेक्ट हो गए। तो तुरंत ही बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के बाद हमने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया 74-76 में, और करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट हो गया मुंबई में एक अच्छी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में, मार्केटिंग और सेल्स के डिपार्टमेंट में हमने अपनी सेवा शुरू करी। लेकिन उसके बाद ही मन ये किया कि नहीं, ये नहीं मैं कुछ और जीवन में करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मेरा मन कहीं और है। मेरा मन अभी भी है कि मैं पब्लिक सर्विस करना चाहता हूँ, मैं ऐसे कामों में से जुड़ना चाहता हूँ जो डायरेक्टली पब्लिक सर्विस से जुड़े, और वो मुझे एक्साइट करते थे। उसके बारे में मुझे सोचने से मेरे मन में एक खुशी आती थी, एक लहर आती थी, एक उत्तेजना सी आती थी। आई यूज्ड टू फील हैप्पी कि इसमें क्षेत्र में मैं काम करूं। तो मुझे लगा कि आदमी को वही काम करना चाहिए जो उसके अंदर की कॉलिंग हो। मैं अभी भी ये विश्वास करता हूँ, मैं नए लड़कों को भी यही बताता हूँ कि जीवन में जब आप करियर चुनो तो वही करियर चुनो जिसको आपके अंदर, जिसके लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट आए। जब एक्साइटमेंट आएगा तो आप उसमें अच्छा करोगे और बहुत अच्छा करोगे उसमें। तो वही एक मापदंड होना चाहिए फॉर सिलेक्टिंग योर करियर। तो मैंने भी यही देखा कि मुझे एक्साइटमेंट इतना उधर नहीं हो रहा था। मैं सेल्स और मार्केटिंग का अच्छा वेल पेड जॉब था, अच्छी कंपनी का जॉब था, पर उसमें नहीं हो रहा था, पर मेरा आकर्षण इधर था। मैं इसी के बारे में ज्यादा पढ़ता लिखता था, इसी के बारे में ज्यादा सोचता था, इधर ही मेरा ध्यान आकर्षित हो रहा था। तो मैंने जब डिसाइड किया कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, और फिर मैंने वहां से रिजाइन किया। रिजाइन करके आके 7-8 महीने बैठ के तैयारी करी, और देने के बाद एग्जाम दिया। फॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गए, अच्छी रैंक आ गई, टॉप में, टॉपर्स में से रैंक आ गई। और टॉपर्स में से रैंक आने की वजह से रहा कि अपना उत्तर प्रदेश की जो होम कार्डर है, क्योंकि सबको अपना होम कार्डर नहीं मिलता है हमारे यहाँ, वो मेरिट के हिसाब से मिलता है। तो अदरवाइज आपको कोई भी कार्डर मिल सकता है देश में, तो मेरिट के हिसाब से उत्तर प्रदेश कार्डर मिल गया। फिर आके यहाँ 38 साल की सेवा करी, जैसे 5 साल भारत सरकार में और 33 साल उत्तर प्रदेश सरकार में, जो एंड में मुख्य सचिव के पद से जाके रिटायर हुआ। कहाँ पहली ज्वाइनिंग मिली थी? पहली पोस्टिंग तो जैसे हमारे एसडीएम से शुरू होते हैं हम लोग, तो एसडीएम के रूप में हमारा शुरू हुआ था कानपुर। अच्छा। 1980 में 78 बैच था हमारा जी। तो 2 साल तो ट्रेनिंग में लग जाते हैं जी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और मसूरी एकेडमी की ट्रेनिंग। और उसके बाद 1980 में हमने पहली पोस्टिंग ली एसडीएम। उस समय कानपुर जो था वो अविभाजित कानपुर था। अच्छा, कानपुर देहात और शहर अलग हैं, उस समय नहीं थे, इट वाज वन डिस्ट्रिक्ट। तो हमें कानपुर में पोस्टिंग हुई थी, और कानपुर में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी एसडीएम डेरापुर। अच्छा। जो वहां का सबसे दूरस्थ सब डिवीजन था, आउटर में, बिल्कुल आउटर का सब डिवीजन, और सबसे कम विकसित सब डिवीजन था। वो इतना कम विकसित था कि मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने पाया कि ना बिजली थी ना पानी था। अरे बाप रे। हाँ, नहाने का पानी भी कुएं से आता था, और शाम को लालटेन जलती थी जिसकी रोशनी में आप अपना काम करिए या जो कुछ करना आप करिए। ये 80s की बात बता, ये 1980 की बात बता रहा हूँ, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में इन डेरापुर तहसील। दिस वाज द सिचुएशन। वहां से मैंने शुरू किया, लेकिन वहां मैंने बहुत कुछ काम करा और सीखा। पब्लिक से बहुत जुड़ा, पब्लिक की बातें सुनी, गांव-गांव मैंने बहुत दौरे किए, बहुत भ्रमण किया, तो वास्तविकता समझी कि भारत क्या है, क्या गरीबी है, क्या गांव में क्या सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, क्या मतलब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें नहीं इंपॉर्टेंट हैं, योजनाएं कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं, क्या दिक्कतें हैं। ये सब बहुत मैंने नजदीक से देखा और समस्याओं को देखा, उनको हल करने की कोशिश की। तो मैं तो यही कहूंगा कि बड़ा अच्छा रहा कि मैं दूरस्थ सब डिवीजन भेजा गया, क्योंकि दूरस्थ में गया तो मुझे पूरा समय मिला कि मैंने अपना, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, मैंने अपना पूरा समय लगाया लोगों के बीच में बैठना, गांव-गांव जाके बैठना और समस्याएं सुनना, हल करना, जिससे मेरा एक बड़ा अच्छा बेस
पूरे जीवन के आईएएस करियर के लिए बन के तैयार हो गया। तो मतलब एसडीएम आलोक रंजन जी अपने इलाके में बिजली ला पाए तो कितने दिन में ला पाए? बिजली तो मेरे ख्याल उस समय बस थोड़ी थोड़ी आनी शुरू ही हुई थी जब तक मैं हटा वहाँ 1 साल में। और लेकिन बाद में तो खैर आई गई। अब तो वहाँ मैं दोबारा गया वापस अच्छा। कुछ साल बाद जयपुर देखने, तो वहाँ बिजली पानी सब व्यवस्था आ गई थी। लेकिन हाँ, बाकी और वहाँ के लोगों की मदद करने, वहाँ के विकास करने में मैंने काफी कोई योगदान उस समय भी दिया और लोगों ने उसको महसूस किया। लोगों ने मुझको बहुत इज्जत दी, बहुत माना मुझे और बहुत प्रेम दिया। आप उत्तर प्रदेश जैसे जटिल और विशाल राज्य के मुख्य सचिव रहे, आप इस पूरे कार्यकाल में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर क्या चुनौती आपने देखी और उसको महसूस किया? देखिए, उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट जो है वो बड़ा ही क्रिटिकल पोस्ट है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। एवरी मोमेंट कोई ना कोई चैलेंज यहाँ रहता है, क्योंकि आप देखिए इतना विशाल प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी। दैट मीन्स अगर आबादी में देखिए तो अगर ये देश होता तो 5वां विश्व का सबसे बड़ा देश होता। इमेजिन रनिंग दैट काइंड ऑफ अ स्टेट, जो कि 5th लार्जेस्ट स्टेट कंट्री हो सकती थी। और ये तो एक बात रही, यहाँ हर तरीके की समस्या है। यहाँ गरीबी भी है, पिछड़ापन भी है, यहाँ अलग अलग क्षेत्र हैं इनकी अलग अलग समस्या है। बुंदेलखंड की अलग है, पूर्वांचल की अलग है, पश्चिमांचल की अलग है, और यहाँ जाति के अंदर मतभेद हैं, यहाँ कम्युनिटी के हिसाब से भी डिफरेंसेस जो है बीच बीच में उजागर हो जाते हैं। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं। तो यहाँ कोई भी निर्णय लेना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके कई पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होता है और तब जाके निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन मैंने यही सीखा कि अगर आपका मन साफ हो और आप बिना किसी पक्षपात के और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से और इंटेग्रिटी से काम करें और निर्णय लें, तो आपको ये भी मैंने पाया कि उत्तर प्रदेश में हमारी जनता जो है बहुत प्रेम देती है, बहुत सहयोग देती है, और मुझको बहुत प्रेम और सहयोग यहाँ मिला। आगे बात कौन कौन से और चैलेंज मुख्य रहे, ये तो आपने देखा ही है कि प्रदेश को विकसित करना और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, 2 मुख्य चैलेंज सामने आते हैं। विकास होने में आपने कुछ बातें शुरू में इंगित करी थी जो बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धियां रही, जैसे कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 23 महीने में बनके तैयार हो जाना, इतना बड़ा एक्सप्रेस वे। जैसे कि लखनऊ मेट्रो भी 2 साल के अंदर अंदर शुरू से लेके आखिर तक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो गया। इतनी तेजी से कोई भी मेट्रो का प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं इंप्लीमेंट हुआ जितना लखनऊ में हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्रीधरन जी ने कहा था, जो कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया थे और हमारे कंसल्टेंट भी थे, उन्होंने कहा। और इसके साथ ही जैसे शांति व्यवस्था को भी लेते हुए जो हम लोगों ने डायल 100 का ये सिस्टम लागू किया, जिसको अब 112 कहते हैं, वो भी लार्जेस्ट पुलिस सर्विलेंस सिस्टम एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि इतनी बड़े सिस्टम कहीं नहीं है। और ये होना कि आप चाहे देवरिया के गांव में बैठे हो, चाहे आप झांसी के गांव में बैठे हो, और आप डायल कर दें और पुलिस आपके यहाँ 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट में पहुंच जाए। मैं समझता हूँ शांति व्यवस्था के लिए भी बड़ा भारी कदम था ये। इससे शांति व्यवस्था में बहुत अच्छा जो है प्रभाव पड़ा। ऐसे ही 1090 हमारी व्यवस्था थी, जो महिलाओं को लोग मोबाइल से छेड़खानी करते थे, उसमें भी बहुत बड़ा काम हुआ। और महिलाओं ने भी हमको बहुत अपना सेटिस्फेक्शन लिख लिख के उन्होंने फीडबैक में दिया कि कैसे उनको जो पेस्ट की कॉलिंग होती थी, जो हैरेसमेंट होता था, वो काफी समस्या इससे हल हुई, एंड हुई। तो ये सब जो चैलेंजेस थे, इसको हम लोगों ने डील किया कि उत्तर प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाते रहना निरंतर। और चीफ सेक्रेटरी रहते आपके बहुत फैसले आपके कलम से हुए होंगे। आलोक रंजन जी किसी फैसले को बदलना चाहते हैं जो आपके कलम से हुआ, आपको लगता है कि नहीं वो नहीं होना चाहिए था, इसमें ये हो सकता था? देखिए, ऐसा तो हो सकता है कई चीज़ों में हुआ हो कि हमने लगा हो कि हम इसके बजाय ये कर दें या कुछ और बेहतर चीज़ हो सकती थी। अब एकदम से तो मैं उसको नहीं याद करके कह सकता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ हुई, पर कोई ऐसी मेजर जैसे हमने कोई अपनी प्राथमिकता रखी हो या प्रायोरिटी रखी हो और उसमें हमें लगता हो कि कोई चीज़ कमी हो, ऐसा नहीं है। मुझे बस इतना ही लगा कि मुझे 2.25 साल करीब अगर और टाइम मिल जाता तो जो 2 क्षेत्र में जो और काम करना मैं चाहता था वो थे शिक्षा और स्वास्थ्य। वह मैं और काम कर सकता था और करना चाहता था, लेकिन उतना समय नहीं। जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार लाने के ऊपर मैंने किया काम, उसमें इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन और अधिक, या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और हेल्थ कवरेज जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और नीचे तक की व्यवस्था है उसको सुधार करने में और अधिक काम में करने का मेरा इरादा था, मैं करने का मन था। लेकिन अब 2.25 साल में आप उतना ही कर सकते हैं जितना आपको समय की सीमा रहती है। एजुकेशन के मॉडल को आप कैसे देखते हैं? हम जब यूपी के एजुकेशन मॉडल को देखते हैं और फिर दूसरे राज्यों के एजुकेशन मॉडल को देखते हैं, मैं एक केरल की फोटो देख रहा था सर, वहां पर किसी भी बच्चे को बैक बेंचर ना कहा जाए, इसके लिए उन्होंने उस
पूरे क्लासरूम मैंने में भी इस देखा। तरीके से लगाया था। ये अपने आप में बड़ा इनिशिएटिव आइडिया था और बहुत मतलब जिसने भी सोचा होगा उसकी तारीफ की जानी चाहिए। नहीं, ये तो बड़ा आपको लगता है कि यूपी में जो एजुकेशन का पैरामीटर है, जो चीजें हैं, दिल्ली में जब केजरीवाल जी आए तो उन्होंने भी कई चीजों पे बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया जिसमें एजुकेशन और हेल्थ ही था। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से हेल्थ को सुधारने की कोशिश की और एजुकेशन में कई बाहर के डेलीगेशन आए और उन्होंने उसे अप्रिशिएट किया। तो आप यूपी के एजुकेशन सिस्टम को कहाँ पाते हैं? नहीं, यूपी का एजुकेशन सिस्टम में सुधार तो बहुत हुआ है। हम लोगों ने भी अपने समय में बहुत सुधार किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधार करने में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि प्रॉब्लम भी एक तो बहुत बड़ा है। मतलब जैसे बात करिए आपके वहाँ, तो अब यहाँ बात होती है कि हम 1.5 लाख उसकी स्कूलों की बात करते हैं, तो अपने आप एक फिगर को ही देख लीजिए कि आप सुधार 10 स्कूल हो, 20 स्कूल हो, 100 स्कूल हो, आप लाएं और आप 1.5 लाख स्कूलों में वो सुधार ले आए, ये कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ मॉनिटरिंग, तो उसकी आवश्यकता है इसमें। लेकिन वो इतना तो हमने भी अचीव किया उस समय कि फोकस पूरा क्वालिटी पे डाल दिया कि स्कूलों का जो इंस्पेक्शन हो वो भी क्वालिटी के आधार पे हो। स्कूलों में हमने जा जाके खुद भी चेक करते थे कि बच्चा कितना पढ़ पा रहा है, कितनी मैथमेटिक्स कर पा रहा है, और एक वातावरण बनाया कि इस पे टीचर्स का मूल्यांकन भी किया जाए, और टीचर्स ने भी हमको सहयोग दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो लेकिन अभी भी वही एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा और बन रहा है, कुर्सी मेज भी आ जाएंगी, इक्विपमेंट भी आ जाएगा, क्वालिटी पे जोर देना जरूरी है। और क्वालिटी के साथ साथ जो आपने बातें बताई कि बच्चे का साइकोलॉजिकल मेकअप भी देखना, कि उसको बैक बेंचर होना ना महसूस हो, कोई जेंडर का फर्क ना हो, लड़की और लड़के में कोई फर्क ना हो, और सबको बराबर मौका मिले शिक्षा के उसका, जिससे कि एक समानता के उस पर आ जाए सिस्टम को लेके लोगों को। तो उसके बाद जब लोग समान उसमें आ जाते हैं तो फिर आगे लाइफ में बढ़ने के लिए भी वो एक अवसर की समानता या इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी जो है वो उनको वास्तविकता में मिल जाएगी। तो जब ऐसे में आप बातें करते हैं और फिर हम स्कूल मर्जर की बात करते हैं, कितने हजार स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो इससे तो फिर सरकार की विफलता माना जाए। हाँ, ये तो देखिए, स्कूल तो जैसे मैं पहले सेक्रेटरी एजुकेशन भी रहा हूँ, अभी नहीं 1994 से 1997 तक सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन रहा मैं, और मैंने काफी काम किया था इस क्षेत्र में। जैसे मैंने कहा मेरे को बड़ा लगाव है इस क्षेत्र से, तो उस जमाने में तो ये क्वेश्चन था कि स्कूल नहीं थे। उस समय बात होती थी कि यूनिवर्सल एक्सेस एंड यूनिवर्सल एनरोलमेंट, मतलब स्कूलों की कमी थी, मतलब एक गांव से बच्चे को 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था स्कूल के लिए, वो लोग नहीं जाते थे, विशेष तौर पे लड़कियां नहीं जाती थी। इस वजह से एनरोलमेंट भी वहाँ 70-75% एनरोलमेंट मुश्किल से या 65% हो पाता था, बाकी बच्चे 25-30% स्कूल नहीं जा रहे थे। लड़कियों में ये और अधिक था, और कुछ गरीब लोगों तबकों में ये और अधिक था, तो ये समस्या बड़ी भारी थी। उस समय तो मुझे याद है हम लोगों ने यही फोकस किया कि हर गांव में स्कूल होना चाहिए। हमारा उस समय, मुझे अभी भी याद है, प्रिंसिपल था कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंदर एक जूनियर हाई स्कूल क्लास 8 तक, ये जरूर होना आवश्यक है। और इसी के हिसाब से हमने स्कूल बनाए थे। मुझे अभी भी याद है कि उस 3 साल में जब मेरा पीरियड था सेक्रेटरी एजुकेशन का, करीब 20,000 स्कूल हम लोगों ने नए बनाए, इसलिए कि लोगों को अपने द्वार पे स्कूल मिले, घर पे स्कूल मिले, तब बच्चे जाएंगे, नहीं तो गरीब तबके का बच्चा नहीं जाएगा, ये लड़कियां दूर नहीं जाएंगी। तो अभी मुझे आश्चर्यचकित हूं मैं कि ये स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं। मैंने जैसा पढ़ा समाचार पत्रों में कि बंद इसलिए किए जा रहे हैं कि इनमें एनरोलमेंट बहुत कम है, शायद 10 से कम बच्चे जहाँ हैं उन्हें करके उनको एक दूसरे स्कूल से अटैच किया जा रहा है, जिसको एक कॉम्पोजिट स्कूल का नाम दिया जा रहा है। तो शायद इसलिए लग रहा है कि भाई जब 10 से कम बच्चे हैं तो उसमें खर्चा, टीचर का खर्चा, बाकी खर्चा क्यों करें, ऐसे करोगे। लेकिन शिक्षा खर्चा की चीज नहीं, शिक्षा को खर्चे के मापदंड से नहीं देखा जाना चाहिए, मेरा विचार है। शिक्षा एक पब्लिक गुड है जो कि सरकार का दायित्व है कि वो शिक्षा लोगों को प्रदान करे, और लोगों का राइट टू एजुकेशन है जो कि राइट टू लाइफ का एक पार्ट माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में। देयरफॉर मैं तो समझता हूँ कि स्कूलों को शिफ्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए, ये एनालिसिस की जरूरत है कि क्या बच्चे इस स्कूल में क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो बच्चे ही नहीं होंगे स्कूल, बिल्कुल, उस गांव में ऐसा तो नहीं है कि बच्चे नहीं होंगे, बिल्कुल। अगर बच्चे हैं और सरकारी प्राथमिक विद्यालय में नहीं आ रहे हैं तो वेयर आर दे गोइंग, दैट मीन्स वो किसी नजदीक के प्राइवेट नर्सरी में या प्राइवेट विद्यालय में जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं, और जबकि वो प्राइवेट विद्यालयों में टीचर भी प्रशिक्षित नहीं है जैसे हमारे सरकारी विद्यालयों में होता है, और सुविधाएं भी उस तरीके की नहीं, तनख्वाह नहीं मिलती उन लोगों को इतनी, और मिड डे मील तो हमारे यहाँ मिलता है, बल्कि कई बच्चे तो मिड डे मील यहाँ खा के पढ़ने वहां चले जाते हैं। तो ये स्थिति में इसका मतलब समवेयर लोगों को जो एक परसेप्शन है गाँव में भी कि सरकारी विद्यालय में
अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो इसको दूर कैसे करेंगे? वो बेटर गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके हो पाएगा। तो अगर बेटर एजुकेशन दी जाए, उनकी जीवन से उस एजुकेशन को जोड़ा जाए, उनको इसका महत्व समझ में आने लग जाए और ये लगे कि हाँ यहाँ टीचर हैं, टीचर हमको मन से पढ़ाते हैं, यहाँ हमको अच्छी किताबें मिलती हैं, हमको मिड डे मील मिलता है, यूनिफॉर्म मिलती है, और वो क्यों जाएंगे छोड़ के? और अगर वो छोड़ के नहीं जाएंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्राथमिक विद्यालय में स्थिति आएगी कि वहाँ 10 भी बच्चे नहीं हैं। आपको लगता है कि इसमें छोटा सा अमेंडमेंट ये किया जा सकता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जिस जिले का मामला हो उस जिले का डीएम और कप्तान अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे तो वो अपने आप चीजें सुधर जाएंगी, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाके इलाज कराने लगे, डॉक्टर अपने आप टाइम पे आने लगेगा। आपको याद होगा, मैं छोटा सा उदाहरण दूं, नेताजी जब चीफ मिनिस्टर थे और अखिलेश जी की यहाँ डिलीवरी होनी थी, डिम्पल जी की, उन्होंने लोहिया हॉस्पिटल को चुना था। उस समय इस चीज के सारे पैरामीटर अपने आप लोहिया हॉस्पिटल में बेहतर हो गए थे कि चीफ मिनिस्टर की बहू की डिलीवरी होनी। तो जब बड़ा आदमी जाता है तो अपने आप चीजें अच्छी हो जाती है, और लोहिया हॉस्पिटल की आज क्या कंडीशन है आपसे छुपा नहीं। ये एक वजह हो सकती है चीजों को बेहतर करने की। नहीं, ये तो है सही कि कई हम लोग जैसे सरकारी नौकरी में जिलों में पोस्टेड रहे, तो हम लोगों की जब फैमिली में बच्चे वगैरह हुए तो जिला अस्पताल में ही सब कुछ दिखाया जाता था और सब कुछ होता था, तो हम लोग भी जिला अस्पताल में ही भेजते थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं भेजते थे। अब लेकिन ये बात बीच में एक बार पहले आई थी, एक समय में माननीय न्यायालय ने भी ऐसा आदेश किया था कि वो लोग अपने बच्चों को उसमें भेजे, सभी सरकारी अधिकारी। इसमें मेरा बस खाली ये कहना है कि जब ये कहा जाता है तो इसके पीछे शायद ये एक फीलिंग होती है कि ये जानबूझ के लोग इसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं या इधर इसको इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो शायद ये आंसर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो हैं, या डीएमबी हो या एसपीबी हो या एजुकेशन ऑफिसर हो, वो जानबूझ के सरकारी एजुकेशन सिस्टम को या अस्पताल को इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं है। बट देयर आर अदर इश्यूज इसमें, फंड्स की इश्यूज, फाइनेंशियल की इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के इश्यूज, मतलब स्पेशलिस्ट लाने के इशू, टीचर्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के इश्यूज, तमाम इसके मुद्दे हैं जिनको अटेंड करना चाहिए। तो इट इज नॉट सो सिंपल एज सेइंग कि अगर वो भेज देंगे तो अपने आप सुधर जाएगा। इसमें बहुत सारे कदम उठाने की आवश्यकता है, प्रदेश स्तर पर भी, जिले स्तर पर भी, और उसके नीचे स्तर पर भी कदम उठाने की जरूरत है, तब ये व्यवस्था जो है सुधरेगी। इसको जो जरूरत है, जो आपने कह दिया बात, मैं एक सेकंड कह दूं, इसको सबसे उच्चतम प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इफ यू गिव इट द हाईएस्ट प्रायोरिटी देन इट विल गेट डन। आपके चीफ सेक्रेटरी रहते आपने कहा कि हमने पूरी पारदर्शिता बरती फैसलों में, कामों में। आपके वक्त में एक दरोगा भर्ती हुई थी और पुलिस भर्ती जिसे आप कह सकते हैं, और उस भर्ती की प्रक्रियाओं में आपको क्या लगता है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी बरती गई, और जो जनता का भरोसा था उस भर्ती पे वो बहाल रह पाया? अरे बिल्कुल रहा। ये तो हम लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हम लोगों ने बड़े मात्रा में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल चुने थे, और मुझे अभी भी याद है कि सारी मीडिया ने भी तारीफ की थी, सारी जनता ने तारीफ की थी। यही नहीं, ये हुआ सिलेक्शन, या लेखपालों का भी सिलेक्शन हुआ। लोगों ने हमको यहाँ तक बताया कि साहब हमने तो इम्तिहान देके कभी सोचा भी नहीं था, हमारे घर में नियुक्ति पत्र आ गया। हम तो विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे नियुक्ति पत्र आ जाएगा, कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी दबाव के, बिना कुछ और भ्रष्टाचार की बात आके सामने आके कुछ भी नहीं करना पड़ा और हमको मिला। मैंने मॉनिटर किया था और ये अपने टीम के साथ इंश्योर कराया था कि कहीं कोई गलती या ऐसी कोई बात ना उठने पाए, और नहीं उठी। वो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ, और उससे बहुत यंग यूथ जो है हमारा, वो प्रसन्न हुआ था। और लेकिन भर्तियों पर तो मौजूदा सरकार बहुत सारे आरोप लगाती है, और समाजवादी सरकार की भर्तियों पर बहुत एलिगेशन लगते हैं। मंचों से इस बात को कहा जाता है, आप जिस भर्ती का बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उस भर्ती में भी यादवों की भर्ती को लेकर नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे टाइम की जो हुई आप उसको चेक करा लीजिए, कहीं नहीं, किसी ना यादव की ना किसी की नहीं, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ है हमारे टाइम पे जो हुआ, जब मैं चीफ सेक्रेटरी था 2014 से 16। उसमें पुलिस रिक्रूटमेंट हुआ, लेखपाल रिक्रूटमेंट हुआ, 2 मेन हुए बड़े पैमाने पे। दोनों में 1 इंच शिकायत कहीं से नहीं हुई, कहीं से भी, और किसी ने बात नहीं उठाई। अफसरशाही और राजनीति का कितना जुड़ाव जरूरी रहता है और कितना दबाव रहता है? आपने जो अपनी ये बुक लिखी, मेकिंग अ डिफरेंस, मैंने इसको पढ़ा था। इसमें एक जगह पर आपने कोट किया है कि राजनीतिक दबाव स्वाभाविक है, लेकिन 90 से 95% तक मामले जो होते हैं वो सही होते हैं। नहीं, ऐसा है मेरा अपना इसमें बड़ा क्लियर वो है कि कभी कभी क्या होता है ना, कि हम अधिकारी भी ये सोचने लग जाते हैं कि राजनेता जो भी बात कह रहा है वो दबाव है, और वो गलत ही दबाव दे रहा है। तो मेरा ये मंशा है कि ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए अधिकारी को भी। अधिकारी की सोच और राजनेता की सोच में फर्क जरूर होता है, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। रीजन ये है कि अधिकारी पढ़ लिख के कॉलेज से डिग्री और वो हासिल करके आया, तो वो किताबों के बारे में
और फाइलों के बारे में वो ज्यादा जानता है। बट जो राजनेता है उसकी तो शिक्षा पूरी पब्लिक के बीच में ही होती है, वो पब्लिक को बहुत बेहतर जानता है। तो मेरा अपना अनुभव तो ये रहा कि पब्लिक की जो नब्ज है उसको राजनेता अधिकारी से बेहतर जानता है। देयरफॉर चाहिए क्या कि दोनों का सामंजस्य, दोनों का सामंजस्य चाहिए। इसको हर चीज को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के रूप में नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो डेमोक्रेसी का पार्ट है, वो तो होगा, जनता की आवाज को राजनेता उठाएगा। और ये आपका अधिकारी का कर्तव्य देखना कि जो भी वो निर्णय ले वो संविधान और लॉ और प्रोसीजर के हिसाब से हो, गलत काम ना हो कोई भी। लेकिन अगर कोई मंशा है, उसके पीछे कोई पब्लिक का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी कैसे हल किया जाए, उसका रास्ता निकालना भी अधिकारी का काम है। आपने अपने पूरे उस कार्यकाल के दौरान कभी किसी अनुचित दबाव को महसूस किया या उसको कैसे टैकल किया? नहीं, मैंने देखिए दबाव तो आए और बहुत आए, एक नहीं कई बार आए, लेकिन वही मैंने इसको पॉजिटिव तरीके से लिया। कभी कभी जैसे लगा कि ये बिल्कुल चीज नहीं हो सकती तो मैंने बता भी दिया और उसको बहुत शालीनता से बता दिया और तर्क के साथ बता दिया। और कोई भी कभी मेरे ऐसा मैंने नहीं पाया कि किसी राजनेता ने फिर मुड़ के मुझसे कहा हो कि आप इसको कर दीजिए, जब आप बता दीजिए कि बात गलत है। और रही बात, अगर अब ये समझ में आता है कि ये बात क्यों कही जा रही है, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, तो हमने ये भी कोशिश की उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम किस प्रकार की नीति बनाएं, किस प्रकार का सिस्टम बनाएं कि वाकई ये जो जनता का प्रॉब्लम ये बता रहे हैं ये सही लग रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए। तो एक वो पॉजिटिव दृष्टिकोण से हमने इसको लिया, तो हमें कोई कभी ऐसा टेंशन या तनाव कभी महसूस नहीं हुआ। मौजूदा वक्त में कई एग्जाम्पल हैं नौकरशाही और राजनीति के टकराव के। अभी रिसेंटली इकरा हसन का मामला, सांसद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको लेकर के एक बड़ा इशू बना कि एसडीएम ने उनसे कह दिया कि ये मेरा ऑफिस है, आप बाहर चले जाइए। बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। इसके अलावा नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और तमाम अफसरों के लिए लिखा कि वो मेरी सुन नहीं रहे हैं, विभाग में मेरे कहा कुछ हो नहीं रहा है। स्टाम्प पंजीयन मंत्री ने इस बात को लिखा कि मुख्यमंत्री को कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि ये टकराव हो रहा है और दिख रहा है, और इकरा वाला जो मामला हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, आपने जो बताया कि एसडीएम ने जो व्यवहार अच्छा नहीं किया, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए, चाहे वो किसी पार्टी का, ही मे बी ऑफ द रूलिंग पार्टी, मे बी ऑफ द ऑपोजिशन, लेकिन किसी भी अधिकारी को उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। उनको जब वो आए मिलने तो उनको कुर्सी देके बैठाना चाहिए, आदर के साथ बात करनी चाहिए, शालीनता के साथ उनकी बात सुननी चाहिए। वो मैंने बताया, करना ना करना जो वो बात कह रहे हैं आप स्वयं उसको विचार करके देख लीजिए, नियमों के अंतर्गत हो सकता है कि नहीं, कानून के अंतर्गत हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है जरूर कर दीजिए, जिसका भी काम नहीं हो सकता तो समझा दीजिए, इस कारण से हम इसको ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आप कमरे से चले जाइए, या व्यवहार गलत अगर किसी ने भी किया है तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। रही बात जो आप कह रहे हैं टेंशन होता है और बातें आ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूँ समाचार पत्रों में कई चीजों के ऐसे टेंशन या ऐसे पत्र लिखे गए। ये मैं समझूंगा थोड़ा अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये स्थिति इस तक आ गई। इसके पहले ही आई थिंक ऑनरेबल मिनिस्टर और प्रमुख सचिव और सबको बैठ के आपस में ही अगर कोई ऐसी भ्रांतियां पैदा हो रही हो तो उसको दूर कर लेना चाहिए। पर इसका सबसे अच्छा तरीका देखिए हर जगह चीज में होता है जी, बातचीत से, विचार विमर्श से। कभी कभी जैसे होता है कोई बात हो तो आप खाली फाइल पे लिख लिख के भेज रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। अधिकारी को जाके मंत्री से जाके डिस्कस कर लेना चाहिए कि अब आपने ये कहा है, इसमें ये बात आ रही है, अब इसको कैसे बताइए, कैसे करना है, क्या करना है। मेरे विचार से इसमें ये प्रॉब्लम है। मंत्री भी समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं, वो भी बड़े उससे आते हैं, मेहनत करके आके ऊपर आते हैं, तो उनको इतनी पूरी जानकारी है क्या सही है क्या गलत है। आपके कार्यकाल में कभी ऐसा हुआ आपका टकराव हुआ हो या आपके सामने कोई मामला आया? नहीं, मेरा टकराव नहीं हुआ। मैंने 38 साल यही बताया, 33 साल यूपी में, ऐसे टकराव की स्थिति कभी नहीं हुई। कभी कोई बातें आई, कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए, कहीं ऐसा भी हुआ कि मैं जो चाह रहा था वो मैं नहीं करा पाया, कहीं मुझे अफसोस हुआ कि मैं ये चाह रहा था नहीं करा पाया, बट दैट इज ऑल राइट। ये किसी भी नौकरी में होता है। ये मंत्री जी क्या, ये तो हमारे सीनियर अधिकारी आईएएस के भी ऐसे होते हैं जो हमारे बॉस होते हैं, वो हमारी हर बात को नहीं मानते, वो अपने हिसाब से कोशिश कर देते हैं, तो हम अपनी बात नहीं करा पाते। या आप कहीं भी नौकरी कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाइए, मैं देखता हूँ तो जो आपका बॉस होता है, आपका हेड होता है डिवीजन का, वो कई बार आपकी बात को नहीं मानता है, नहीं करें। तो ये तो किसी भी ऑक्यूपेशन में ही होता है कि आपकी हर बात को लोग नहीं मान लेंगे, क्योंकि ये भी सही है कि दृष्टिकोण भी लोगों का देखने का अलग अलग होता है। आपका कभी कोई ऐसा मामला? मेरा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे कभी। डिफरेंस मैंने बताया ओपिनियन के रहे एट टाइम्स, तो उसको कभी वो लड़ाई का रूप नहीं लिया उन्होंने, कभी या तनाव का रूप नहीं लिया। इट वॉज डिफरेंस हुआ, चर्चा हुई, उसमें बातचीत हुई, कभी हमारी बात मान ली गई, कभी नहीं मानी गई, वो आगे बढ़ते चले गए।
उसको आप एक बात प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया हमने आप कभी। एक बात ये भी कहते हैं कि जो अफसर जितना झुकता है उसको उतना ही झुकाने हाँ का वो प्रयास तो सही किया है, वो सही है। अगर ये पता चल जाएगा किसी, देखिए राजनेता जो है ये जानता है, हम्म, हमेशा जानता है। हम्म, अगर उसको लगेगा कि आप उसके पास दौड़ेंगे, ट्रांसफर करा दीजिए, मेरी पोस्टिंग करा दीजिए, मुझको ये बेनिफिट दे दीजिए, मुझको वो बेनिफिट दे दीजिए, तब तो फिर वो आपको अनुचित दबाव यूज डालेगा। करेगा। हाँ डालेगा तो डालेगा, क्योंकि जब आप उसके पास जा रहे हैं, मांग रहे हैं चीजें, तो फिर वो समझ जाएगा कि भाई आपकी हमने मदद करी तो बदले में आप ये काम हमारा करिए, वो करिए, तब तो वो दबाव डालेगा। और जितना भी आप झुकने लग जाओगे और गलत काम करने को तैयार हो जाओगे, उतना ही फिर आपको दबाया जाएगा। वहां आप अगर शुरू में ही आप कह दीजिए साहब इसमें ये ऐसा है यार, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो आपकी एक इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी की बात अगर सामने आ जाएगी, तो फिर कोई पॉलिटिकल पर्सन भी आप पे अनुचित दबाव नहीं डालता है। वो दबाते उसी को हैं जो दब रहा हो। आपके बारे में एक बात कही जाती है कि आप कभी नेताओं के या अपने सीनियर्स के घर के चक्कर नहीं लगाते थे, नहीं वो मैंने नहीं किया। तो इसका कभी नुकसान? सीनियर से मैं सोशली मिलता था, ऐसी बात नहीं, सोशल उसमें हम जाते थे, और कुछ नहीं। वो अपने परिवार के साथ जैसे मिलना हुआ, जाना हुआ, मिले, करे, बातचीत हुई, हाँ। लेकिन हम किसी के आगे पीछे नहीं दौड़ने वाली, वो हमको, हमारी आदत ही नहीं थी। हाँ। कभी इसका लगा नहीं आपको कि हम भी कर लेते तो चीफ सेक्रेटरी थोड़ा और पहले बन जाते? ईश्वर ने सब दे दिया तो हमें कोई ऐसी लगने की बात नहीं। हाईएस्ट पोस्ट मिल गई, हाँ, ये मिल भी गई, तो अपना जैसे हमने काम किया। लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि व्यवहार कुशल होना चाहिए जी। मतलब आप आगे पीछे ना भी दौड़िए कि अपना आप किसी की चापलूसी में लगे रहिए, लेकिन व्यवहार कुशलता अपने आप में बहुत अच्छा एक चीज होती है। आप व्यवहार कुशल रहिए तो लोग आपको मानते हैं। अच्छा, आप अखिलेश यादव की सरकार के बीच में रिटायर हुए, फिर आप उनके सलाहकार बन गए। ये अखिलेश यादव से जुड़ाव था आपका, या ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली? आप अखिलेश जी की सरकार में ना होकर के योगी सरकार में होते तो यहाँ भी आप उनके जो है सलाहकार? देखिए, मैं उनका जब चीफ सेक्रेटरी था 2.25 साल, उसके पहले उनका एपीसी रहा 2 साल, 2.25 साल एपीसी, आईआईडीसी भी रहा, तो बहुत नजदीक से काम करने का मौका मिला। तो जैसे मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनके काम की, उनकी कार्यशैली की, उन्होंने भी मेरे काम को पहचाना, समझा, माना, इसलिए उन्होंने मौका दिया सलाहकार पद का। तो अगर ये काम आज की सरकार में होता तो कोई भी जो अधिकारी के जैसे काम लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री लोग देखते हैं और उनको काम अच्छा लगता है, तो उनको आफ्टर रिटायरमेंट भी वो मौका देते हैं। आपने अपने चीफ सेक्रेटरी रहते 2-3 बातों का जो इंपॉर्टेंट जिक्र किया, उसमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे एक बड़ा प्रोजेक्ट था, और इसके अलावा लखनऊ मेट्रो था। इनमें जो गुणवत्ता पर आपने जोर दिया और परियोजनाओं की जो लागत थी और उस समय की जो चुनौतियां थी, क्या इनसे कोई समझौता हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। क्वालिटी में हमारा बहुत जोर था, क्वालिटी में हमने 1 मिनट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और उसके पूरे हमने सिस्टम बना रखे थे चेकिंग के, थर्ड पार्टी चेकिंग के सिस्टम बना रखे थे, टेक्निकल थर्ड पार्टी चेकिंग के, बिल्कुल एक एक कदम पे उसकी चेकिंग होती थी, वो होता था। हमने कह दिया था कि क्वालिटी पे बिल्कुल भी हम वो नहीं करेंगे, और वो यही नतीजा है कि आज लखनऊ अगर एक्सप्रेसवे के मुकाबले का क्वालिटी का एक्सप्रेसवे शायद ही कोई दूसरा बना हो। आज भी लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, जो लोग उसमें ट्रेवल करते हैं वो कहते हैं। वो तो राजनीतिक तौर पर भी कहते हैं, अखिलेश जी तो खुलकर कहते हैं कि पूर्वांचल पे चले आओ तो पीठ दर्द करने लगती है। और वो वीडियो अखिलेश जी का मुझे याद है, जब उन्होंने डैशबोर्ड पे ग्लास रख के गाड़ी को चलाया। लखनऊ अगर एक्सप्रेसवे में ये है, ये वीडियो है उसका, हाँ, वो उसी के वीडियो को मैं बात, पानी नहीं छलका जी, और उसमें सुखोई एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट उसके हिस्से पे उतरे और टेक ऑफ किया, मतलब उसकी क्वालिटी उसी से दिखाई पड़ती है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने और अखिलेश यादव के सलाहकार बनने के बाद आपकी रणनीतिक भूमिका की चर्चा रही। क्या आप ये बात मानते हैं कि एक पूर्व नौकरशाह का राजनीतिक दल से जुड़ना नौकरशाही की निष्पक्ष छवि को प्रभावित करता है? नहीं, तो रिटायर हो गए, अब जब तक हम सर्विस में रहे हम पूरी तरीके से निष्पक्ष रहे। ये मेरा को कहीं जब मैंने किया हुआ, इतने जिलों का मैं डीएम रहा, चीफ सेक्रेटरी रहा, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का नहीं कह सकता कि मेरी कहीं निष्पक्षता पे कोई उंगली हो। मैं सबको बराबर से डील करता था, सबकी समस्या को बराबर से अटेंड करता था, सबको उतनी इज्जत देता था। मैं किसी भी पोलिटिकल उसमें नहीं रहा, न्यूट्रलिटी रही। ठीक है, अब रिटायर हो गए, उसके बाद देखिए अब रिटायर्ड हैं, अब एक मौका मिल रहा है, भाई कुछ चाहता है कि हम उनको सलाह दें, सलाहकार के रूप में उनको एडवाइस करें, किसी इश्यूज पे वो करें, करते हैं। हम अभी हम चिंतन करते हैं जो भी इश्यूज या मुद्दे देश के सामने हैं या समाज के सामने हैं, उनके बारे में हम कंसर्न हैं, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमने उस बारे में सोचते हैं, तो हम अपने विचार रखते हैं। अखिलेश जी के साथ काम करने के दौरान कोई एक्सपीरियंस मेमोरेबल रहा हो जिससे? नहीं, हमें बहुत सहयोग मिला उनका, यही मेमोरेबल है कि कभी भी किसी बात को उन्होंने हमारे ना नहीं कहा, पूरा सपोर्ट दिया। अगर मेरे को लोग ये मानते हैं कि मेरा चीफ सेक्रेटरी का काल सफल रहा, तो ये उनकी वजह से रहा कि उन्होंने मुझे भरसक सपोर्ट दिया, 100% सपोर्ट दिया और फ्रीडम दिया एक्शन। आपको लगता है 17 में जो सपाहारी
जितना डेवलपमेंट हुआ था उस वजह से नहीं हारी? डेवलपमेंट तो बहुत हुआ था, डेवलपमेंट तो बहुत हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो डेटा बताता है, प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं। आप जीडीपी का डेटा देख लीजिए, उस समय का बहुत अच्छा खासा 6.8% एवरेज ग्रोथ रेट थी जीडीपी की उस दौरान। हर चीज जो थी बहुत अच्छा काम हुआ था। अब वो देखिए, एक चीज होती है काम होना, एक चीज होती है काम कम्युनिकेट होना। तो हो सकता है कम्युनिकेट होकर लोगों तक पहुंचने का टाइम नहीं मिल पाया या नहीं हो पाया। चूंकि इसके बाद आप पॉलिटिकली भी हो गए, आप राज्यसभा के चुनाव में भी इन्वॉल्व हो गए, 2024 का वो मामला था, लेकिन जीत नहीं पाए। बड़ा उसका विवाद भी रहा। जिन लोगों ने आपके चुनाव में खुलकर आपका और पार्टी का अपोज किया, उन लोगों ने बाद में पार्टी भी छोड़ दी। उस एक्सपीरियंस को कैसे देखते हैं? वो एक अनुभव था यही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। मेरे लिए बड़ा नया सा अनुभव था। मेरे को उसके बारे में पूरा आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाता है या क्या होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था उसके पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन हाँ, क्रॉस वोटिंग हुई, वो थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। क्रॉस वोटिंग मैं कहूँगा, क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए थी, और क्रॉस वोटिंग हुई, उसी की वजह से जो परिणाम आया वो सामने आया। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, ठीक है, ये भी कहूँगा बहुत अच्छा नहीं लगा जब हुआ। लेकिन अब ज़्यादा दिन तक लेके मैं उसको बैठा भी नहीं रहा। आगे बढ़ के अपने जो और काम करना है जीवन में वो मैं कर रहा हूँ। राज्यसभा जाना है, ये किसने कहा था? अखिलेश जी ने कहा था? नहीं, उन्होंने कहा था, अखिलेश जी ने चाहा था कि मैं अगर आना चाहूँ तो वो ले सकते हैं मेरा सभा के उसमें, तो उनकी तरफ से आया था। एक्सपीरियंस लेकिन अच्छा नहीं था, मन खट्टा हो गया? नहीं, वो खट्टा क्या हो गया, थोड़ा उस समय रहा, खाली थोड़ा समय के लिए। उसके बाद मैं उसको भूल चुका हूँ। मेरे मन में उसके बारे में अभी कभी दोबारा मौका लगा, उसके बारे में कोई सोच नहीं है। अब मैं सोचता भी नहीं उसके बारे में। आप कभी मौका लगा दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी दे चुनाव लड़ने की, या एमएलसी या राज्यसभा? नहीं, अब चुनाव तो ऐसे लड़ने का नहीं मेरा कोई ऐसा मन है। लेकिन अगर आगे कोई ऐसा मौका आता है राज्यसभा वाला, तो अगर मुझे ऑफर किया गया तो मैं विचार करूंगा। अभी मैं नहीं कह सकता कुछ। अच्छा, आपने लगभग सभी बड़े नेताओं के रिज्यूम में काम कर लिया, मायावती जी के, मुलायम सिंह जी के, अखिलेश यादव के। किसका कार्यकाल आपको ज्यादा बेहतर नजर आता है? देखिए, मैं ये मुझसे सवाल पहले भी लोग ये पूछ चुके हैं, और मैं बताऊंगा, मैं 38 साल में बहुत से लोग मैंने देखे मुख्यमंत्री के उसमें। मैं कहूँगा जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं उनमें कुछ ना कुछ काबिलियत बहुत होती है, नेतृत्व क्षमता होती है, और अच्छा मैंने उनको पाया एज लीडर्स। बहुत ही मेच्योर और बहुत ही करके बैलेंस अधिकतर को मैंने पाया। लेकिन ये मैं कहूँगा कि क्योंकि मेरा चाहे चीफ सेक्रेटरी बहुत नज़दीक से भी काम करने का मेरा, तो अखिलेश यादव जी में मैंने जरूर पाया कि जैसा विजन उनका है, वो यंग लीडर है, और बड़ा उनका विजन हर चीज़ में। जैसे उनका एक कहावत मुझे अभी याद आती थी, जब भी कोई, जैसे हम लोग बिल्डिंग भी या कंस्ट्रक्शन भी करते, कोई कंस्ट्रक्शन भी करते थे, तो वो हमेशा कहते थे, चीफ साहब, सरकारी थकाहारी प्रोजेक्ट ना बनाइएगा, मुझे वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट चाहिए। तभी आप देखिए, चाहे पुलिस मुख्यालय बना हो, कैसे बना है, अब हाईकोर्ट देखिए कैसा बना है, ये सब वर्ल्ड क्लास। उनका ही कहना था, कोई भी प्रोजेक्ट बने, इकाना स्टेडियम बना, देखिए कैसा बना है, रिवरफ्रंट, एवरीथिंग ही यूज्ड टू से कि थकी हारी सरकारी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी वर्ल्ड क्लास। अच्छा, ये वजह आपको लगती है कि वो खुद भी बाहर पढ़े, उन्होंने चीजों को देखा, रिवर फ्रंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने दुनिया देखी हुई है, और दुनिया में कैसे विकास हुआ है वो देखा है, और दुनिया में कैसे काम हुआ और कहां तक लोग पहुंच गए ये देखा। तो वो उसी से कंपेयर करते थे, उसी से। जैसे पुराना लखनऊ ही देख लीजिए, तो हम लोगों ने सुधार किया पुराने लखनऊ में, ये सब आइडिया उनका था कि विदेश में भी जो पुराने एरियाज हैं उनको हेरिटेज के रूप में डेवलप करने को, कॉबल्ड रोड्स और वो पेवमेंट्स, वो सब जो है आपको और जगह पड़ेगा, उसी ढांचे पर उन्होंने कहा कि आप लोग बनाइए। तो हम लोगों ने बनाया पुराना लखनऊ, देखिए कितना बदल गया। मगर इस पर फिर मौजूदा सरकारों ने करप्शन की बात कह दी। जेपीएनआईसी देखिए आखिरकार चल नहीं पाया, रिवर फ्रंट में सब कुछ खराब। जेपीएनआईसी दुर्भाग्यपूर्ण, मेरे ख्याल इसको चलाना चाहिए था, बहुत पैसा लगा था सरकार का, और चल जाता, चाहे जितने उसी लेवल पे रोक के चला देते। रही बात जांच वाच, तो देखिए जांच अलग चीज होती है, आप जांच कर लीजिए, लेकिन पॉइंट किसी प्रोजेक्ट में जहाँ सरकारी धन लगा है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, चूंकि अखिलेश यादव का जिक्र चल रहा है, तो हम उनको योगी आदित्यनाथ की सरकार से कंपेयर भी करेंगे। अखिलेश यादव जिस कॉन्सेप्ट पे थे और जो उनका विजन था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, जहां पर हिंदुत्व केंद्रित दृष्टिकोण है, उसी विजन पर काम हो रहा है। आपको लगता है कि ये जो रणनीतियां हैं, ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग हैं, जो मौजूदा सरकार उस विजन पे ले रही है? देखिए, हर सरकार का विजन अलग होता है, हर मुख्यमंत्री का भी विजन अलग होता है, और काम करने का तरीका भी फर्क होता है। तो इधर इस सरकार की अलग प्रायोरिटीज होंगी, अलग विजन है, उस सरकार के अलग प्रायोरिटीज से अलग विजन है। लेकिन हाँ, ये तो मैं कहूँगा कहीं पर भी मुद्दा जो होना चाहिए कहीं भी विजन का, चाहे प्राथमिकताएं आप अलग अलग क्षेत्र को दे दें, इट शुड बी डेवलपमेंट सबसे पहले। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो चाहता है वो विकास चाहता है, क्योंकि अभी भी हम पिछड़े हुए प्रदेश हैं, अभी भी हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है। तो हमें विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए,
साथ साथ ऑफकोर्स सिक्योरिटी और शांति व्यवस्था को बनाना चाहिए। इन दो चीज़ों को मुद्दा बना के कोई भी सरकार जिसका विजन हो उसके विजन को देना चाहिए, और कोई और चीज़ की तरफ जाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है कि आप कोई और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या उस सब के विचार रखें, वो नहीं। विकास की बात होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। मौजूदा सरकार का जो बुलडोजर मॉडल है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बुलडोजर मॉडल पे तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि बुलडोजर ऐसे नहीं चलाया जाना चाहिए। मतलब वो तो सही न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से ही होना चाहिए, जो भी हो इट शुड बी एज पर प्रॉपर प्रोसीजर। तो जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार ही जो कार्रवाई हो वो कार्रवाई सही है, जो न्यायिक प्रक्रिया से हटके होती है वो कार्रवाई सही नहीं। नाम बदलने की जो सियासत है मौजूदा सरकार में, इसको कैसे देखते हैं? अब ये तो मेरे ख्याल जो सरकारें बदलती हैं तो नाम वो बदलती रहते ही चलता रहता है, इसमें कोई उस पर कोई मतलब बहुत तो आपको ऐसी फर्क बात नहीं नहीं, वो पड़ता? बदलते रहते हैं लोग। अच्छा, और ये सब जो लव जिहाद और धर्मांतरण के कानून आ गए हैं, लगता है कि मामले पहले भी होते थे लेकिन इतने बड़े इशू नहीं बनते थे। अब वो है, अब कौन से किस समय कौन से मुद्दों को कोई ज्यादा वो देके महत्व देके उनको बात करना चाहता है, कौन कम करना चाहता है, ये चीज उसके हिसाब से वेरी करती थी, जब मैंने बताया। लेकिन मैं बताया कि ये मेन मुद्दे नहीं है, मेन मुद्दा विकास है, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर जो वो दैट इज, मतलब वो अगर लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कुछ करना है तो उसको भी देख लेना चाहिए कि वो भी एक प्रॉपर सिस्टम की अनुरूप होना चाहिए। ये जॉब हमारा नहीं है एज अ पुलिस फोर्स या एज टू हम एनकाउंटर करके जबरदस्ती किसी को मार दें, ये आइडिया नहीं। बिकॉज देयर इज अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू ही पूरी प्रक्रिया को जाना चाहिए। तो हमें कार्रवाई तो सख्त से सख्त करनी चाहिए क्रिमिनल के खिलाफ, बट इट शुड बी थ्रू अ सिस्टम जो हमारे कानून ने हमको दिया हुआ है, उसी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर जब ये कहता है कि लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, खुलकर वो 80-20 की बात कहते हैं, खुलकर वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स और हिंदू मुस्लिम के डिवाइडेशन की बात कहते हैं। बीइंग अ सिविलियन, एक पढ़े लिखे समझदार आदमी के तौर पर आप इन चीज़ों को कैसे लेते हैं? देखिए, मैं अपना दृष्टिकोण बता सकता हूँ एज अधिकारी भी जो रहा जी। और मैं अभी भी रहा हूँ एज अ पर्सन ह्यूमन बीइंग। हमारा कोई भी किसी चीज़ में रिलीजन या कास्ट या किसी चीज़ को भी लेके हमने अपना दृष्टिकोण को नहीं रखा है, और हम ये नहीं समझते कि समाज को रिलीजन के आधार पे हमें कोशिश करनी चाहिए अलग अलग तरीके से देखने का। सब लोग इंसान हैं और सब धर्म जो है वो सही हैं अपनी जगह। सब बात होती है ईश्वर की, गॉड तक जाने की बात ही है। सबका रास्ता सही है और सब लोग उतने ही लोग हर जगह अच्छे हैं, उतने ही लोग हर जगह बुरे हैं। अगर आप प्रतिशत में देख लीजिए तो वो उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। अपना उससे अलग हटके ही ह्यूमन बीइंग की तरह इंसान को देख के आगे कार्रवाई करनी चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी ना रहने के बाद मौजूदा सरकार में कभी चीफ मिनिस्टर से मिलना हो ऐसे ही या किसी काम की वजह से? नहीं, मैं तो मिल चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुलाकात हो चुकी। तो कहते नहीं है कि कुछ हमारे साथ हमारी सरकार को भी आइए और थोड़ा सा साथ नहीं, मुलाकात हुई है, बहुत अच्छे वातावरण मुलाकात हुई। मुलायम सिंह का कोई एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में, कभी उनसे मुलाकात हुई हो और कोई बात हुई हो? नहीं, वो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, बड़ा विशाल व्यक्तित्व था उनका। बहुत बार उनके साथ बातचीत हुई, बैठे, देखा उनको मैंने, और मैंने पाया कि वो आत्मीयता, सबसे ज्यादा उनकी अगर एक चीज थी आत्मीयता, अपनापन, हर एक को अपनापन उनका महसूस होता था। एंड ही वॉज वेरी वार्म एंड वेरी काइंड, वेरी नाइस। जो भी उनसे बातचीत हुई हमेशा उन्होंने बात को सुना, समझा और बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिलते थे। बहुत बहुत उस तरीके की बात थी उनके साथ, एक इमोशनल वो था। कोई इंसिडेंट उनके साथ का याद है? अब इंसिडेंट तो एकदम से नहीं याद कर पाऊंगा मैं कि क्या रहा, लेकिन मैं कहूंगा कि जब भी मैं उनसे मिला, इवन चीफ सेक्रेटरी पे मिला या उसके पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी, जो मैं तब तो दिल्ली में था मैं जब वो बने 2004 वाले में, लेकिन उसके पहले वाले में जब थे वो, तब मैं रहा यहाँ, मैंने मिला, मैंने देखा, तो वो पाया हमेशा कि मैं उनका भी मुझे सपोर्ट मिला पूरा, और ये भी मिला कि मेरी बात कोई भी नहीं रखी हो, कोई प्रस्ताव रखा हो, उन्होंने कुछ सुन के उसको आगे बढ़ाया। चीफ सेक्रेटरी जब आप थे और अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे तो मुलायम सिंह का कितना दखल रहता था? नहीं, दखल ऐसा नहीं करते थे वो, लेकिन वो विचार उनकी कई बातों में रहते थे। तो कभी जब उनसे हम मिलते बात करते थे तो वो अपने व्यूज जरूर देते थे हर चीज पे, एक थिंकिंग के बारे में, थॉट के बारे में कि क्या होना चाहिए, प्रशासन को कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या आप लोगों को नीतियाँ करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो उनके विचार रहते थे। ऐसे डायरेक्टली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं करते। आपको याद है एक वीडियो जनसभा का मुलायम सिंह यादव का बड़ा वायरल होता है, एक सड़क के इनॉग्रेशन को लेकर के अखिलेश जी ने उनसे कहा कि हम बनवा देंगे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तभी, तो उन्होंने कहा बनवा नहीं दोगे, शिलान्यास नहीं करना है। ये बताओ कि कब इसका हम लोग जो है वो नहीं, ये तो यही लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का है। हाँ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का टेंडर हो गए और लोगों को दे दिए गए टेंडर, तब यहाँ का एक कार्यक्रम हुआ था।
चीफ मिनिस्टर निवास में ही हुआ था जी। उसमें ये हुआ था कि ये इसकी शुरुआत होने जा रही है, उद्घाटन हो रहा है। तो उस समय उन लोगों ने जो बात रखी, जो चारों बिल्डर्स थे उसके कंस्ट्रक्शन की कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो कहने के 36 महीना लगेगा। तो उस पर नेताजी ने जरूर कहा था कि नहीं 36 नहीं, आप आके इसको 24 महीने में बनाओ और आप सामने आके पब्लिक के कहो यहाँ पे माइक से कि आप इसको 24 महीने में बनाओगे। और उन्होंने कहा, वो लोगों ने आके कहा भी और बना भी दिया आप लोगों ने। बना भी। खाली समय में क्या रहता है, कैसे वक्त गुजरता है, क्या करते हैं आजकल? आजकल खाली समय कहाँ है मेरे पास? मैं तो बहुत पढ़ने लिखने में लगा हूँ। मेरे आपको ऐसा मालूम है कि 6 किताबें तो पब्लिश हो गई जी। 2 किताबें और पब्लिशर के पास गई हुई हैं जी। 9वीं किताब में इस समय लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं आर्टिकल लिखता हूँ समाचार पत्रों के लिए जी। उनके जो एडिटोरियल उसमें आता है ओपिनियन पेज पे। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं IIM लखनऊ में मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं MDP में रेगुलरली मुझको बुलाते हैं सेशन लेने के लिए। जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मैं एकेडमिक काउंसिल में हूँ, उनके यहाँ भी मैंने MBA बच्चों को भी बहुत क्लासेस लिए हैं, पढ़ाया है। और भी जगह मैं जाता हूँ, लोगों को जहाँ होता है IAS एस्पिरेंट्स को मैं बहुत एड्रेस करता हूँ। जो लोग IAS की परीक्षा दे रहे हैं, तो जगह जगह जाके मैं उनको, मुझे बुलाते हैं, मैं उनको संबोधित करके बताता हूँ कि कैसे तैयारी करो, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यही सब जो मेरे को काफी मेरा टाइम ही ले लेता है। बाकी मुझे पढ़ने का शौक तो है ही, 2-4 घंटे तो रोज पढ़ता ही रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ, अभी सैयारा देखी। हॉल में जाके फिल्म देखने का? हाँ, नहीं बहुत ज्यादा तो नहीं जाते, लेकिन गए अभी सैयारा देखने गए थे। अच्छा, तो बड़ा उसका मार्केट बनी हुई थी, तो आपने कहा देख लिया जाए। हाँ, अरे इतनी इसकी पब्लिसिटी थी इसलिए हम लोग गए देखने। हाँ, बाकी आपने उस दौर में फिल्म देख पाए हैं, फेवरेट हीरो कौन रहा है? हम लोग तो पुराने जमाने के लोग हैं, हम तो दिलीप कुमार को फेवरेट मानते थे। लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब लोग बहुत अच्छे, आमिर खान बहुत अच्छे हीरो हैं। फिल्म देख लेते हैं, OTT वगैरह को आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं? नहीं कर लेते, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देख पाते। बहुत ज्यादा नहीं पाते। अच्छा, परिवार के लोगों को क्या सजेशन देते हैं? चूंकि आपने नौकरशाही भी देखी है, आपने अफसरशाही भी देखी है, राजनेताओं को भी देखा है, क्या सजेशन रहता है, क्या करना चाहिए उनको? आपके खुद के 2 बेटे। अब देखिए, मेरे दोनों बेटे प्राइवेट सेक्टर में, वो दोनों सरकारी सेवा में नहीं आए, वो दोनों अच्छा कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में चले गए, अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो अब मैंने उनको भी स्वतंत्रता दी कि भाई सोच लो। मैं अगर पूछते तो मैं बता देता हूँ कि सरकारी नौकरी में क्या फायदे हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या फायदे हैं, दोनों में अपनी जगह फायदा नुकसान दोनों जगह का है। अपनी चॉइस अपने आप कर लो। उन्होंने जो चूज कर लिया, मैं उससे हैप्पी हूँ, खुश हूँ, वो उसमें चले गए। ऐसा तो नहीं कि हाँ जी जी और अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तो भी छोटे हैं, लेकिन उनको भी मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ये रास्ता चुनो। अब उनसे पूछेंगे कि भाई किसमें क्या फायदा, तो जरूर बता दूंगा। हाँ, जरूर बता दूंगा, लेकिन मैं इसमें नहीं विश्वास रखता कि मैं उनका करियर मैं चुनूं। ऐसा तो नहीं कि वो जो एक मिसाल कही जाती है कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा पौधा उग नहीं पाता है? ऐसा तो नहीं कि आलोक रंजन जी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, इतना बड़ा उनका कद हो रहा है, नीचे के बच्चों पे दबाव हो जाए। सचिन तेंदुलकर का बेटा कभी भी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाया। नहीं, पर मेरे बेटे अच्छा कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी राइज कर रहे हैं और बड़ा उनका नाम है अपनी अपनी कंपनियों में। तो ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर पाए मेरे उसमें। ये इसके बजाय कहावत दूसरी एक ये इसमें ज्यादा मैं समझता हूँ बैठती है। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब आप जिस साइड में आपको लगता है कि दूसरी तरफ ज्यादा हरियाली है, तो अगर आप सरकारी अधिकारी के बेटे हैं तो आपको लगेगा प्राइवेट सेक्टर बेटर है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले के बेटे हैं तो आपको लगेगा सरकारी अधिकारी। ये हो जाता है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चर्चा का अंत करेंगे। हमारे जो दर्शक हैं उनको चैनल को देखने और सब्सक्राइब करने की एक रिक्वेस्ट कर दें, फिर हम लोग चर्चा का अंत करेंगे। आप एक बार बोल दें। अरे मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग देखें, जो हमारे दर्शक हैं, और सराहें और अपने विचार भी प्रकट करें, और जहां तक हो सके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें कि इसी तरीके की आपके पास पॉडकास्ट निरंतर पहंचती रहे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना समय देने के लिए और हमसे इतनी गहरी और गूढ़ बातें करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो आलोक सर हमारे साथ थे, वो खुलकर अपनी बातें रख रहे थे, खुलकर अपने विचार रख रहे थे। 38 साल का एक सफर, बहुत लंबा सफर रहता है, इसमें तमाम चुनौतियां, तमाम उतार चढ़ाव भी रहे, लेकिन मंझे हुए नौकरशाह चुनिंदा बातों को कहकर निकल गए। उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को डेप्थ में जाकर के चुनने की बात नहीं कही। ये भी एक बहुत बड़ा मैं हुनर मानता हूं। सर ने हमारे साथ बहुत सारी बातें की। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार। धन्यवाद।